मित्रों नमस्कार। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उस विषय का नाम है संस्कृत में अनुवाद करना। यह बहुत बड़ी समस्या छात्रों के लिए हो जाती है। यद्यपि वो जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी चूक हो जाने पर पूरा वाक्य गलत हो जाता है। तो जिनको संस्कृत में अनुवाद करना नहीं आता है वे भी जानेंगे, देखेंगे इसको अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट। और जिनको थोड़ी सी भी समस्या है उनको आज अपनी समस्या का समाधान यहाँ पर मिल जाएगा। प्यारे मित्रों, संस्कृत हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यताएं प्राप्त हुई है उनमें संस्कृत भाषा भी एक है। और क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है, सभी भाषाओं की मम्मी है, माता है, जननी है। ठीक है मित्रों, तो इस संस्कृत का ज्ञान हमें होना अत्यंत अनिवार्य है। संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, इसको जानने से पहले आपको इसमें क्या क्या आपको याद होना चाहिए। तो संस्कृत के अनुवाद करने के लिए वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया, कर्ता, इन सब का ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। सबसे पहले हम वचन की तरफ चलेंगे। वचन हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है मित्रों, हिंदी में भी एक वचन होता है और बहुवचन होता है। अंग्रेजी में भी सिंगुलर और प्लुरल होता है। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में, इस हमारी माता में, ये हमारी माता है, इस माता में, इस संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। वचन 3 प्रकार के, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है एक वचनम। लेकिन मित्रों, वचन के भेदों को जानने से पहले आपको वचन को जानना होगा। वचन का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। एक शब्द में अगर कहें तो वचन का मतलब संख्या का ज्ञान होना वचन कहलाता है। जिस पदार्थ, जिस वस्तु से उसकी संख्या का ज्ञान हो तो उसे वचन कहा जाएगा। मैंने अभी आपको मार्कर दिखाया मित्रों, इस मार्कर अपने आप में एक दिखा रहा है। ठीक है, ये मार्कर, ये पदार्थ, ये वस्तु कितने दिखा रहा है अपने आप को? एक। तो इससे एक वचन का हम लोगों को ज्ञान हो रहा है। जिस पदार्थ, जिस वस्तु से संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहेंगे। अब इस पदार्थ को, इस वस्तु को देखकर आपको कितनी संख्याओं का ज्ञान हो रहा है? एक संख्या, क्योंकि ये तो एक ही है। ठीक है, तो ये कौन सा वचन कहलाएगा ये हम पढ़ेंगे भी आगे। तो वचन के परिभाषा क्या रहेगी? जिस पदार्थ, जिस वस्तु से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम किसे कहेंगे? जिससे एक संख्या का ज्ञान हो, जिससे एक संख्या का ज्ञान, एक संख्या का ज्ञान अगर होता है, जिस पदार्थ या जिस वस्तु से देखकर एक संख्या का ज्ञान हो उसे एक वचन कहा जाता है। यहाँ पर आपको मार्कर को देख करके एक का ज्ञान हुआ है, अतः इसकी एक वचन संज्ञा होगी, इसे एक वचन कहा जाएगा। ये बोर्ड है, अभी आपके सामने एक बोर्ड है। ये कितने बोर्ड नजर आ रहे हैं आपको? एक। तो इसको एक वचन कहा जाएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं कितना हूं आपके सामने खड़ा हुआ, कितना दिख रहा हूं? एक। तो ये एक वचन संज्ञा होगी। एक, जिससे एक ही वस्तु का ज्ञान हो, क्षमा करें, एक ही संख्या का ज्ञान हो उसे एक वचन कहा जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं मित्रों। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, बालक, सीता। आपने सुना होगा या देखा होगा, कितने सूर्य हैं? एक। 2 या 3 या 4 नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रसिद्ध उदाहरण लिए मित्रों, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, क्योंकि इनकी एक वचन संज्ञा होती है, इनकी ये एक वचन कहलाते हैं। सूर्य हमेशा एक ही है, इसलिए उसे एक वचन कहा जाएगा। पृथ्वी भी एक है, 2-4 पृथ्वियां नहीं है यहाँ पर, तो पृथ्वी भी एक कहलाएगी। चंद्रमा कितने हैं? मेरा नजर में तो एक है। अब आपकी नजर में कितने हो सकते हैं? 2-4 तो नहीं हो सकते, आपकी नजर में भी एक ही रहेगा, इसलिए चंद्रमा की भी एक वचन संज्ञा होगी। ठीक है मित्रों, जो पदार्थ, जो वस्तु दिख जाए वो अपने आप में दिखाए कि वी आर 1, वी आर 2, वी आर 3। ठीक है, कि हम एक है, 2 या 3 है। तो मैं अपने आप को एक दिखा रहा हूं, अभी आपके सामने एक हो तो एक वचन, इसकी एक वचन संज्ञा होगी। ठीक है मित्रों,
तो सूर्य एक है इसलिए सूर्य को एक वचन कहा जाएगा। चंद्र एक वचन, पृथ्वी एक वचन, बालक एक बालक, एक वस्तु एक वचन। सीता, कितनी सीता थी, हमने एक सीता के बारे में पढ़ा है, ठीक है, प्राचीन कथाओं में। तो सीता एक वचन कहलाएगी। एक जिससे एक का ज्ञान हो। आपके नाक कितनी है, मेरे तो एक है, तो ये नाक एक वचन कहलाएगी, ठीक है मित्रों। द्विवचन जिसमें दो संख्याओं का ज्ञान होता है, जिस पदार्थ या जिस वस्तु को देखकर में दो संख्याओं का भान हो जाए, भान का मतलब ज्ञान हो जाए, उसे द्विवचन कहा जाएगा। आपके कितने हाथ हैं, दो हाथ कहते हैं, आपके दोनों हाथ। आपके ज्ञान में जो हम हाथ कहेंगे तो आपके मस्तिष्क में दो संख्याओं की तरफ नजर जाएगी। आपको किसी के 3 हाथ या किसी के 3 पैर या किसी के 3 आंखें या 3 कान नहीं होते हैं, ठीक है मित्रों। भगवान शिव शंकर को होते 3 नेत्र। तो लेकिन नेत्र जो है पर्टिकुलर विशेष रूप से 2 के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हस्तौ 2 हाथ, पादौ 2 पैर, नेत्रे 2 आंखें, कर्णों 2 कान, बालकों 2 बालक, 2 वस्तुएं दिखाई दे, ठीक है मित्रों। अभी ये द्विवचन, ये एक वचन है, ये अपने आप में 2 दिख रहे हैं, द्विवचन है, ठीक है मित्रों। ये एक वचन और ये द्विवचन, 2 संख्याओं का ज्ञान होता है। बहुवचन अनेक संख्याओं का ज्ञान, मोर देन 2, 2 से अधिक संख्याओं का कोई ज्ञान कराए तो उसे बहुवचन कहा जाएगा। तारे अपने आप में बहुत सारे दिखते हैं, ठीक है मित्रों। बाल, हमारे सिर पर इतने सारे बाल होते हैं, तो इनके बहुवचन संज्ञा होती है, बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो तारे, केशाह, दंत दांत, छात्र, बालाह, बहुत सारे बच्चे, जो बहुत सारा समूह जो दिखाए, अनेक संख्याओं का ज्ञान कराए, ठीक है मित्रों। तो समझ में आ गया। संख्या जिस पदार्थ या वस्तु से संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहेंगे। एक शब्द में संख्या, एक संख्या का ज्ञान होगा तो एक वचन, 2 संख्या का ज्ञान होगा तो द्विवचन, बहुत सारी संख्याओं का ज्ञान होगा तो बहुवचन कहलाता है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होता है, अंग्रेजी में भी सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन ही होता है। संस्कृत की माता की हमारी ये विशेषता है कि हमें यहाँ पर द्विवचन देखने को मिला है। संस्कृत में द्विवचन होता है 2 संख्याओं का ज्ञान कराने के लिए, ठीक है मित्रों। तो वचन से संबंधित आपको कोई समस्या अभी नहीं होना चाहिए। लिंग मित्रों, लिंग का मतलब होता है जाति। जिस पदार्थ जिस वस्तु से किसी जाति का ज्ञान हो, जाति कौन सी, माली कुमार इस तरह से नहीं है, पुरुषत्व की जाति और स्त्रीत्व की जाति, ठीक है मित्रों। तो जिससे पुरुष जाति का ज्ञान हो, लिंग, उसे कौन सा लिंग कहेंगे, तो ये पुल्लिंग कहेंगे। स्त्री जाति का ज्ञान हो तो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। न तो पुरुष जाति का ज्ञान न स्त्री जाति का ज्ञान तो उसे नपुंसकलिंग कहेंगे। प्यारे मित्रों, मैं फिर बता देता हूं कि हिंदी और अंग्रेजी में केवल 2 ही लिंग है। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अंग्रेजी में मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो लेकिन संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है। जिस पदार्थ या जिस वस्तु से पुरुष जाति का ज्ञान हो उसे पुल्लिंग कहेंगे। जिस पदार्थ जिस वस्तु से स्त्री जाति का ज्ञान उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। जिस पदार्थ जिस पुरुष से न तो पुरुष जाति का ज्ञान न स्त्री जाति का ज्ञान तो उसे क्या कहेंगे, नपुंसकलिंग कहेंगे, ठीक है। सिंह, छात्र, काका, आसंदा, बालह, ठीक है। ये पुल्लिंग जाति के उदाहरण लिखे हमने, पुरुष जाति के उदाहरण लिखे हैं, पुल्लिंग के उदाहरण लिखे हैं। सुनिए मित्रों, संस्कृत में किसी भी चीज को सजीव या निर्जीव देख करके उसके लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, संस्कृत में किसी भी चीज को देखकर उसकी सजीवता या निर्जीवता को देख करके भाई इस चीज सजीव है और एक चीज निर्जीव है तो सजीव को पुल्लिंग में ले लेंगे और निर्जीव को स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में बांट देंगे, ऐसा नहीं देखा जाता है। क्या होता है, संस्कृत में शब्द के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। समझ में आया। कुर्सी हिंदी में स्त्रीलिंग है लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग है। क्यों, इसका रूप शब्द है आसंद, ठीक है मित्रों। तो पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का ज्ञान हो, संस्कृत में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर, शब्द के आधार पर। समझ में आ गया। पुल्लिंग पुरुष जाति का ज्ञान हो, सिंह, छात्र, काकः, आसंदः, कुर्सी, बालः बच्चा। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का ज्ञान हो, बालिका, पेटिका बॉक्स संदूक, डोला झूला, लता शिक्षिका। न पुरुष न स्त्री जाति का ज्ञान, द्वारम, चित्रम, मित्रम, फलम, वनम। ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं।
जानकारी के लिए बता देता हूँ मित्रों कि अगर किसी बच्चे को, किसी भी मित्र को अगर हिंदी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के संबंध में कोई डाउट रहता है, हिंदी की बात बता रहा हूँ, संस्कृत की नहीं बता रहा हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि संस्कृत में तो शब्द के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको हिंदी में किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का आपको लिंग निर्धारण करना है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? तो मित्रों उस चीज को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को क्रिया से जोड़ दीजिए। जब आप क्रिया से जोड़ देंगे तो आपको उसका लिंग पता लग जाएगा। जैसे कुर्सी, अब कुर्सी क्या है? टूटती है, तो कुर्सी टूटती है तो स्त्रीलिंग है। दरवाजा खुलता है या खुलती है, नहीं खुलता है तो पुल्लिंग है। गेंद, गेंद क्या होती है? गेंद टूटती है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है मित्रों। चौक टूटता है, पुल्लिंग है। फल गिरता है, पुल्लिंग है। ठीक है। पेड़ टूटता है, पुल्लिंग है। नाक कटती है, स्त्रीलिंग है। समझ में आया मित्रों? तो ये उस क्रिया से जोड़ दीजिए। जिस शब्द को आपको लिंग का पता करना उसको क्रिया से जोड़ दिए। हिंदी के लिए बताया है, संस्कृत के लिए नहीं है। संस्कृत में आपको शब्द का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो पुल्लिंग, वचन और लिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं पुरुष। पुरुष का मतलब कर्ता और क्रिया। पुरुष का मतलब करने वाला। ये 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। इसमें भी 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहेंगे, मध्यम पुरुष किसे कहेंगे, उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, इसको जानना बेहद जरूरी है। पुरुष में करने वाला प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष किसे कहेंगे या प्रथम पुरुष में किसकी गणना की जाएगी, कौन प्रथम पुरुष होगा? मान लीजिए क्रिया में आपको पुरुष देखना हो, ठीक है, तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात कही जाती है, जिसके बारे में बात कही जाती है। सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, तो सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं तो सूर्य प्रथम पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुष सुनने वाला, श्रोता जो बीच में सुनता है, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं तुम, तो तुम जो शब्द है वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। उत्तम पुरुष होता है वक्ता, कहने वाला उत्तम पुरुष। मैं कह रहा हूं मैं, तो मैं प्रथम पुरुष कहलाएगा। मित्रों इसको याद करने के लिए जब मैं उच्च प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं में जब मैं पढ़ता था तब मुझे किसी कवि की पंक्तियां जो कि हमारे गुरुजी के द्वारा मुझे बताई गई थी, उन कवि, आदरणीय कवि का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी मैं वो कविता आपको यहाँ पर प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को याद करने के लिए मैं सुना रहा हूँ। आदरणीय उन कविवर श्रेष्ठ का मुझे नाम याद नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम, उत्तम, उन्होंने कैसे परिभाषा निकाली देखिए कि उत्तम कहता, कहने वाला उत्तम पुरुष है। मध्यम सुनता, सुनने वाला कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। और अन्य की होती बात, और अन्य की होती बात मतलब प्रथम के बारे में, ठीक है। मैं कहता तुम आओ मोहन, मैं कहता, मैं कहने वाला हूं, मतलब मैं उत्तम पुरुष हुआ। तुम आओ मोहन, तुम, मोहन तुम, तो तुम मध्यम पुरुष हुआ। कैसा सुंदर हुआ प्रभात, देखो कितना सुंदर सवेरा हुआ है, तो उसके बारे में बात कही गई है मित्रों, तो ये अन्य पुरुष। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं में 3-3 पर्सन होते हैं, 3-3 पुरुष होते हैं। तीनों पुरुष सेम होते हैं, समान होते हैं। हिंदी में इसको अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है, ना कि प्रथम पुरुष के नाम से, ठीक है। प्रथम पुरुष भी होता है लेकिन अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखने योग्य बात है। तो उत्तम कहता, मध्यम सुनता और अन्य की होती बात, मैं कहता तुम आओ मोहन, कैसा सुंदर हुआ प्रभात, ये आदरणीय कवि की पंक्तियां हैं जो मैंने आपको बताई है। तो प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? जिसके बारे में बात कही जाती है, ठीक है। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? जो बात को सुनता है। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? जो बात को कहने वाला है, ठीक है। तो पुरुष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। वचन कितने? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग कितने? 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष कितने हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। अब आइए हम पुरुष के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा पुरुष
कौन कौन सा शब्द किस किस पुरुष में आएगा, कौन कौन से प्रथम पुरुष कहलाते हैं, कौन कौन से मध्यम पुरुष है, कौन कौन से उत्तम पुरुष हैं। आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए मित्रों, प्रथम पुरुष में किन किन की किस किस की गणना होगी, या प्रथम पुरुष कर्ता किस किस को मानेंगे। तो प्यारे मित्रों, प्रथम पुरुष में सभी प्रकार की संज्ञाएं और सभी प्रकार के सर्वनाम, केवल युष्मद और अस्मद को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम है उन सभी सर्वनामों की गणना उन सभी सर्वनामों को प्रथम पुरुष में गिना जाएगा। केवल अस्मद और युष्मद को छोड़कर उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और सभी प्रकार की संज्ञाएं, ठीक है। तो कौन कौन से सर्वनाम जो हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आते हैं, उनमें यहाँ पर सर्वनामों को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और समझने की कोशिश की है। प्रथम पुरुष में तत् शब्द, तत् का मतलब वह, हिंदी में यह वह के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता, क्षमा करें, संस्कृत में किया जाता है। तत् शब्द पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में उस तत् शब्द को अलग अलग बोला जाएगा। पुल्लिंग में बोलेंगे सह, सह बालकः, सह शिक्षकः, सह नायकः, ठीक है, वह बालक है। एक वचन का मतलब एक की विवक्षा, एक वचन। द्विवचन का मतलब दो, और बहुवचन का मतलब बहुत सारे, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तौ वे दोनों, तौ बालकौ, तौ शिक्षकौ, है ना। ते वे सभी, ते बालकाः, ते छात्राः। स्त्रीलिंग में ये पुल्लिंग के लिए कोई पुल्लिंग है और सामने है तो उसके लिए दूर है तो उसके लिए सह तौ ते प्रयोग किया जाएगा। एक वचन के लिए स, द्विवचन के लिए तौ, बहुवचन के लिए ते। स्त्रीलिंग में बालिका खड़ी है, मान सा बालिका, सा बालिका, सा शिक्षिका, सा गीता। ते दो के लिए ते बालिके, ते शिक्षिके, ताः छात्राः, ताः बालिकाः, ठीक है मित्रों। स्त्रीलिंग के लिए ताहा का प्रयोग किया जाएगा, पुल्लिंग के लिए ते बालकाः, स्त्रीलिंग के लिए ताः बालिकाः, ठीक है। नपुंसकलिंग तत् फलम, ते फले, तानि फलानि, ठीक है मित्रों, तत् ते तानि। ये होता है दूर के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। पास के लिए एतत् और इदम, इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। एषः बालकः, यह बालक है। एषः, एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। एते बालकाः, ये तीनों या ये बहुत सारे बालक हैं। ऐसा बालिका, ऐसा लेखनी, ऐसा मार्जनी, ठीक है मित्रों, ऐसा मार्जनी, ऐसा नासिका, एक नाक है, ऐसा नासिका, यह नाक है। एते बालिके, है ना, एते लेखन्यौ, ठीक है मित्रों। एताः लेखन्यः, एताः बालिकाः। एतत् नपुंसकलिंग, ये स्त्रीलिंग के लिए, बालिका स्त्रीलिंग के लिए, और ये नपुंसकलिंग के लिए। एतत् फलम, ठीक है मित्रों। एतत् वस्त्रम, एतत् वस्त्रम, एते वस्त्रे, एते फले, एतानि फलानि। जैसे मित्रों इनका हिंदी अर्थ मैंने पीछे लिखा, इसको आप अच्छे से ध्यान से याद कर लेंगे। इदम शब्द का प्रयोग भी यह के लिए किया जाता है, पास के लिए। अयम बालकः, इमौ बालकौ, इमे बालकाः, इयं बालिका, इमे बालिके, इमाः बालिकाः। इदं फलम्, इमे फले, इमानि फलानि। इदं पुस्तकम्, इमे पुस्तके, इमानि पुस्तकानि। ये मित्रों प्रथम पुरुष के कुछ कर्ता हैं। एक और कर्ता है प्रथम पुरुष के, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। मित्रों एक और होता है भवत शब्द। भवत शब्द आपके लिए प्रयोग में लाया जाता है। भारतीय संस्कृति परंपरा रही, हम सबको सम्मान देते हैं, इसलिए तू तुकारे से बात नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन तो हम उनको सम्मान देने के लिए आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप शब्द के लिए हमारे संस्कृत में उसको प्रथम पुरुष में गिना जाता है। भवत शब्द, बहुत पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी अलग अलग है। भवान बालकः, भवान शिक्षकः, भवान मोहनः, आप मोहन है, ठीक है। भवन्तौ, आप दोनों। भवन्तः, आप सभी, पुल्लिंग के लिए। भवन्तः छात्राः, भवन्तः शिक्षकाः, भवन्तः पुरुषाः, भवन्तः जनाः, ठीक है। जैसे स्त्रीलिंग में भवती बालिका, भवती महिला, है ना।
भवत्यौ आप दोनों, भवत्यः आप सभी। ठीक है मित्रों। नपुंसकलिंग भवत, भवती, भवंती, यद्यपि इसका प्रयोग व्यवहार में नहीं किया जाता है, लेकिन नपुंसकलिंग में रूप बनता है। यही अर्थ भवान आप, भवंतो आप दोनों, भवंता आप सभी। आप पढ़ते हैं तो भवान पठति। ठीक है मित्रों। चलिए हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो ये प्रथम पुरुष के जितने भी कर्ता हैं मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन प्रथम पुरुष को याद करना है, कहीं न कहीं पर काम आते हैं। चलिए अब आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जो बात को सुनता है, श्रोता जो होता है, मध्यम पुरुष कहलाता है मित्रों। और इस मध्यम पुरुष में केवल और केवल युष्मद की गणना की जाती है। जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में त्वम, युवाम, यूयम, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब। अगर यू बोथ एंड यू ऑल जो इंग्लिश में यूज किया जाता है, यू वाई वो यू सेकंड पर्सन, तो यहाँ पर पुल्लिंग के लिए भी तुम प्रयोग किया जा सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी तुम, पुल्लिंग त्वम, स्त्रीलिंग में भी तुम और नपुंसकलिंग के लिए तुम। ठीक है मित्रों। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। केवल युष्मद शब्द केवल 3 ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। अगला है उत्तम पुरुष, अस्मद। ठीक है। इसको इन सब का नाम जो है यहाँ युष्मद है, यहाँ अस्मद है। पुल्लिंग में अहम, स्त्रीलिंग में भी अहम और नपुंसकलिंग में अहम। लड़की भी बोल सकती है मैं और लड़का भी बोल सकता है मैं। ठीक है मित्रों। अहम मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सभी। ये केवल और केवल 3 उत्तम पुरुष के करता है, अहम, आवाम, वयम। और ये 3 मध्यम पुरुष के करता है, त्वम, युवाम, यूयम। और इसके अलावा जो भी आता है मित्रों, इसके अलावा जो भी आता है इनके अलावा वे सब प्रथम पुरुष में गिने जाते हैं। त्वम, युवाम, यूयम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी क्षमा करें, मध्यम पुरुष, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष। इन 6 के अलावा सबकी गणना प्रथम पुरुष में की जाती है। समझ में आया मित्रों। अब हम जानते हैं कि क्रिया हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में क्रियाएं अलग अलग होती है। हम अब क्रिया के बारे में जानते हैं, क्रिया के कितने रूप होते हैं, क्रिया क्या होती है। आइए अब हम थोड़ा सा क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। प्यारे मित्रों, थोड़ा काल का अध्ययन कर लेते हैं। सामान्य रूप से काल समय को कहा जाता है। आपने हिंदी में 3 प्रकार के काल पढ़े हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है मित्रों। तो वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो हो चुका है, भविष्यत काल जो होने वाला है। ठीक है। तो वर्तमान काल को संस्कृत में लट कहा जाता है, भूतकाल को लंग कहा जाता है और भविष्यत काल को लृट कहा जाता है। काल और संस्कृत में कहलाते हैं लकार। ठीक है मित्रों। तो वर्तमान काल को लट लकार, भूतकाल को लंग लकार, भविष्यत काल को लृट लकार कहा जाता है। आज्ञार्थ काल मित्रों, ये आज्ञात और चाहिए अर्थ में 2 और काल होते हैं। आज्ञात को लोट लकार और चाहिए अर्थ में विधिंग लकार। वस्तुतः लकार वैसे तो 11 होते हैं संस्कृत में, लेकिन संस्कृत के अनुवाद के लिए आपको 5 लकारों का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लकारों का ही के बारे में चर्चा की है। वर्तमान काल को लट लकार कहेंगे, भूतकाल को लंग लकार कहेंगे, भविष्यत काल को लृट लकार कहेंगे, आज्ञार्थ काल को लोट लकार कहेंगे। अब ये आज्ञार्थ काल क्या है? किसी भी प्रकार की आज्ञा लेना या आज्ञा देना के लिए इस लकार का प्रयोग किया जाता है, लोट लकार का। और चाहिए अर्थ में विधिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब ये तो थोड़ा सामान्य देना, परिचय देना आपको ये था। चल, खाद, हंस, धाव, खेल ये सब धातुएं हैं, ये क्रियाएं हैं। चल मतलब चलना, खाद मतलब खाना, हंस मतलब हंसना, धाव मतलब दौड़ना, खेल मतलब खेलना, पिब पीना। ठीक है। एक ही क्रिया के 9 रूप होते हैं। समझा मित्रों। पट जैसे मान लो पट है, इस पट धातु का लट लकार मतलब वर्तमान काल में इसके 9 रूप होंगे मित्रों। पट मतलब पढ़ना, और इस पढ़ना के 9 रूप होंगे। किसमें? संस्कृत में। कौन से लकार में? लट लकार में। यह लट लकार मतलब वर्तमान काल। ऐसे लंग में भी 9 रूप होंगे। तो 9 रूप कौन कौन से मित्रों? प्रथम पुरुष की क्रिया, यहाँ पर पुरुष आया है। प्रथम पुरुष की क्रिया कितनी होती है? 3। पठति, पठत, पठन्ति। मध्यम पुरुष की क्रिया पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष की क्रिया पठामि, पठावः, पठामः। ये प्रथम पुरुष की 3 क्रिया। पठति एक वचन में, पठतः द्विवचन में, पठन्ति बहुवचन में। मध्यम पुरुष की भी 3 क्रिया है, पठसि, पठतः, पठते। उत्तम पुरुष की भी 3 क्रिया है, पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार से पट के कितने रूप हो गए? 9 रूप।
प्रथम पुरुष में अलग रहेगी, मध्यम पुरुष में अलग रहेगी और उत्तम पुरुष में अलग रहेगी। ये बात जानी। पट धातु का 9 रूप है, प्रथम पुरुष में 3, मध्यम पुरुष में 3 और उत्तम पुरुष में भी 3। ठीक है मित्रों, ये इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको गाने के माध्यम से, हमको हमी से चुरा लो, ये आपने गाना सीखा होगा, सुना होगा, तो मैंने उस गाने को इसको याद करने की शैली अपनाई है। पठती पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठावः। अब राग को मिलाना है, पठामि पठावः, पठामि पठावः, पठामः। इस राग से हम इनको याद कर सकते हैं। चलती चलत चलन्ति, चलसि चलत चलते, चलामि चलावः, चलामि चलावः, चलामि चलावः, चलामः। ऐसे राग से हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो एक ही क्रिया के कितने रूप हो गए? 9 रूप। कौन कौन से? प्रथम पुरुष के 3 वचन, मध्यम पुरुष के भी 3 वचन और उत्तम पुरुष के भी 3 वचन। ठीक है मित्रों, अब आपको क्रिया के 9 रूपों का ज्ञान याद हो गया। आप वचन को जान चुके हैं, आप लिंग को जान चुके हैं, ठीक है, और आप पुरुष को जान चुके हैं। पुरुष कर्ता पुरुष भी होते हैं और क्रिया पुरुष भी होते हैं। कर्ता के भी 3 रूप, प्रथम पुरुष कर्ता, और क्रिया के भी 3 रूप, क्रिया के भी 3 ही रूप, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष, और इसमें 9 रूप यहाँ पर देखने को हमें मिले। अब आइए संस्कृत में अनुवाद करने के कुछ नियम मैं कुछ लिखता हूँ और उसके बाद हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। देखिए मित्रों, आज आपको संस्कृत में अनुवाद, इतना सारा पढ़ने के बाद संस्कृत में आप हमेशा अनुवाद करना कभी नहीं भूलेंगे। देखिए मित्रों, नियम कहता है, वस्तुतः नियम ये कहता है संस्कृत में अनुवाद करते वक्त वाच्य कहने का भी प्रयोग होता है मित्रों। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कर्ता जिस पुरुष का होगा, कर्ता में जो पुरुष होगा, क्रिया में भी वही पुरुष होगा। जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी पुरुष की क्रिया होती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। कर्ता का पुरुष कैसे निर्धारण करेंगे मैंने बता दिया अभी आप लोगों को। वो किस पुरुष का है ये आपको ध्यान रखना है, और क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। कर्ता जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी वचन की होगी। ये भी देखना है कर्ता में कौन सा वचन है। ठीक है, कर्ता में एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता में द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की, कर्ता में बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की, कर्ता में प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, कर्ता में मध्यम पुरुष है क्रिया भी मध्यम पुरुष की। ठीक है, कर्ता में उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है मैंने, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है या पढ़ती है, पहले तो बता दीजिए आप। यहाँ पर पढ़ता है इसका मतलब पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में वह को क्या कहा जाएगा? अभी हमने इससे पहले पढ़ा है वह, तो वह इसको बोलेंगे संस्कृत में सह। ठीक है मित्रों, सह है ना। अब इस सह की गणना कौन से पुरुष में होती है? पढ़ा था हमने सह तौते साते ता तत्ते तानी, प्रथम पुरुष में गणना होती है। तो ये प्रथम पुरुष का है, इसका मतलब प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, पठते पठता पठन्ति। इन तीनों क्रियाओं को यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन दूसरा नियम करेगी नहीं, कर्ता में जो वचन होता है क्रिया में भी वही वचन होगा। अब कर्ता में कौन सा वचन है? एक वचन, तो यहाँ पर कौन से वचन की क्रिया आएगी? एक वचन। क्या हो जाएगा? सह पठति, वह पढ़ता है। ये बात समझ में आई? कर्ता में जो वचन होगा क्रिया में वही वचन होगा। कर्ता में जो पुरुष होगा क्रिया में वही पुरुष होगा। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं को संस्कृत में क्या बोलेंगे? लिखा है हमने पहले, अहम। इस अहम की गणना कौन से पुरुष में होती है? उत्तम पुरुष में, है ना। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में होती है। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन। तो ये उत्तम पुरुष है, इसकी एक वचन क्रिया कौन सी है? पठामि। क्या आ जाएगा? खाता हूं, खादामि, अहम खादामि। अगला है मित्रों, वे दोनों चलते हैं। यहाँ पर वे दोनों चलते हैं, तो क्या होगा? वे दोनों चलते हैं या चलती हैं। चलते हैं पुल्लिंग है तो सह तौ, क्या हो जाएगा मित्रों? तौ। चलते हैं, कर्ता जिस पुरुष का होता है तो सह तौ ते, ये सब गणना प्रथम पुरुष में होती है।
तो ये प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष क्रिया आएगी सह तौ ते। कौन सा वचन है? द्विवचन, तो द्विवचन क्रिया जाएगी पठतः नहीं, तो यहाँ चल धातु है तो चलतः, तौ चलतः, ये वाला प्रथम पुरुष का द्विवचन। समझ आया मित्रों? कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होती है। कर्ता जिस वचन का होता है क्रिया भी उसी वचन की होती है। तो मित्रों आपको ये समझना है कि कर्ता में कौन सा पुरुष है, क्रिया में कर्ता में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। अच्छा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं और समझा देता हूँ कि ये जो पटसी पटतः पटत, मतलब जो मध्यम पुरुष की जो तीनों क्रियाएं हैं और जो उत्तम पुरुष की तीनों क्रियाएं हैं, ये अपने हमारे पास 9 दुल्हने यहाँ पर है। ठीक है मित्रों, तो ये 9 दुल्हन है। इन 9 दुल्हनों में से मध्यम पुरुष के 3 दुल्हने हैं। ये 3 दुल्हनों के दूल्हे फिक्स है। कौन कौन से? त्वम, युवाम, यूयम। और इनके भी 3 दूल्हे फिक्स है, अहम, आवाम, वयम। समझ आया? इन 6 दुल्हनों के दूल्हे फिक्स है साथ। पटसी के साथ हमेशा मध्यम उसका एक वचन पटसी, लिखसी, खादसी, चलसी जो भी है, ठीक है, या जो भी लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन तो उनके साथ ही आएगा। द्विवचन युवाम के साथ आएगा और बहुवचन यूयम के साथ आएगा। उस यूयम के साथ न पटंती होगा न पटामह होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष अहम, पटामी, चलामी, खादामी जो भी क्रिया है, पटावह जो भी क्रिया है आवाम के साथ होगा, और पटामह वयम के साथ। उत्तम पुरुष का एक वचन पटामी, क्षमा करें अहम, उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम, उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम के साथ। तो इनके ये दुल्हन फिक्स है। बाकी सब जो भी आए बस आपको देखना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संज्ञा एक वचन है तो एक वचन कर्ता हो जाएगा, क्रिया एक वचन की हो जाएगी। द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया आ जाएगी, बहुवचन है बहुवचन की क्रिया आ जाएगी। कुछ उदाहरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। राम पढ़ता है। मित्रों यहाँ पर देखिए, राम कौन सा पुरुष है? संज्ञा है, प्रथम पुरुष। ठीक है, तो राम की प्रथम विभक्ति होगी मित्रों रामः। अब ये प्रथम पुरुष का है, कौन सा वचन है? कितने राम? एक। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया क्या हो जाएगी? रामः पठति। समझ में आया? रामः पठति। यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। ठीक है, समझ में आया मित्रों? हम और कुछ पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि कर्ता में जो पुरुष होता है क्रिया में भी वही पुरुष होता है। कर्ता में जो वचन होता है क्रिया में भी वही वचन होता है। प्यारे मित्रों, एक बार फिर थोड़ा इसको समझ लेंगे कि यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। क्रिया चाहे किसी भी पुरुष की हो, कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। चाहे कोई सा भी लकार होवे। लकारों की चर्चा के बारे में हमने चर्चा की थी कि अभी हम लट लकार का उदाहरण के माध्यम से हम समझा रहे हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। यहाँ पर चाहे ये लट लकार है, चाहे लोट लकार होवे, चाहे विद्रिंग लकार होवे, चाहे लेट लकार होवे, चाहे कोई सा भी लकार होवे, हर तरह का लकार होवे, वहां पर प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष जो हैं उन तीनों का ज्ञान आपको होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो प्रथम पुरुष की गणना है, यह प्रथम पुरुष की जो क्रिया किसके साथ आएगी? संज्ञा के साथ। सबसे पहले संज्ञा के साथ ये ध्यान रखना है। संज्ञा अगर एक वचन है तो एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। संज्ञा अगर द्विवचन है तो प्रथम पुरुष के द्विवचन की क्रिया आएगी। संज्ञा अगर बहुवचन है तो प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया आएगी। यहां पर संज्ञाएं अनेक प्रकार की, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, एकारांत पुल्लिंग, ऐसे आकारांत स्त्रीलिंग, एकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग। तो कुछ यहाँ पर मैंने लिखा है ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। ये अकारांत पुल्लिंग बालकः एक वचन में, बालकौ द्विवचन में, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः अकारांत पुल्लिंगे। ये आकारांत स्त्रीलिंगे लता, लते, लताः। एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लताः। हरि इकारांत पुल्लिंग, हरि, मुनि, रवि, कवि आदि जो शब्द है इसके अनुसार होगा हरि
हरि हरयः, भानु उकारांत, भानु मनु वटु जितने भी शब्द हैं उकारांत, उन सबका रूप इसके अनुसार भानु भानु भानवः। ईकारांत नदी नलिनी कामिनी राजधानी, जितने भी ईकारांत शब्द हैं, नदी नद्यो नद्यः, राजधानी राजधान्यो राजधान्यः, पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ पितरः, माता मातरौ मातरः। ठीक है मित्रों, तो संज्ञा की गणना प्रथम पुरुष में होती है। दूसरी बात, इससे कुछ सर्वनाम जैसे कि तत्, जिसका विश्लेषण हम पहले कर चुके हैं, एतत् और इदम्, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वह, वे दोनों, वे सब, तो ये सब प्रथम पुरुष, ये सब प्रथम पुरुष का एक वचन, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन और ये प्रथम पुरुष का बहुवचन। इसके अलावा जितना भी है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के 3 करता है और उत्तम पुरुष के भी 3 ही करता है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। आइए, मध्यम पुरुष के 3 कर्ता जो है त्वम युवाम युयम, तो इसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया फिक्स निर्धारित है। उत्तम पुरुष के 3 कर्ता है अहम आवाम वयम, इस उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ ये उत्तम पुरुष की 3 क्रियाएं निर्धारित है। यह हमें ध्यान रखना है। ये 6 दूल्हे और ये 6 दुल्हन है, इनका फिक्स है, निर्धारित है। त्वम के साथ पटसी, पटिष्यसि, अपटः, पट, पटेह, किसी भी लकार का होवे। ठीक है मित्रों, युवाम के साथ द्विवचन, युयम के साथ बहुवचन। जैसे आम के साथ उत्तम पुरुष का एक वचन पटामी, पटिष्यामी, अपटम, पटेयम, किसी भी लकार का रूप होवे। आवाम के साथ पटावह, वयम के साथ पटामह। इस प्रकार से इसका रूप होता है, ऐसे होता है मित्रों। आइए हम कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर अभ्यास के लिए लिखे हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों तत् शब्द है वे दोनों के लिए पुल्लिंग में, क्योंकि पढ़ती है नहीं है, पढ़ते हैं, तो पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो वे दोनों क्या बोलेंगे मित्रों संस्कृत में? तौ, तौ, वे दोनों। अब ये द्विवचन है, ये प्रथम, ये द्विवचन का करता है, तो द्विवचन की क्रिया जाएगी पठति पठतः, तो हो जाएगा मित्रों तौ पठतः। पढ़ने को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पठ धातु होती है पढ़ने के अर्थ में, पठतः। ऐसे बालक खेलते हैं, बालक खेलते हैं, बहुत सारे बालक है, तो एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में क्या होगा मित्रों? बालकाः। क्या है मित्रों? बालकाः संज्ञा है, प्रथम विभक्ति का बहुवचन है ये। इसके साथ क्रिया क्या हो जाएगी? ये संज्ञा की गणना प्रथम पुरुष में, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा? खेलन्ति, खेलति, खेलतः, खेलन्ति। ठीक है मित्रों। इसके बाद हम सभी दौड़ते हैं, हम सभी, तो हम सभी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? वयम। ठीक है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम हम सभी। तो वयम की गणना उत्तम पुरुष, हम सभी दौड़ते हैं, हम सभी कहने वाले हमें वक्ता है, तो उत्तम पुरुष। हम सभी बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष के बहुवचनी क्रिया क्या होगी? दौड़ने को संस्कृत बोलते हैं धाव धातु, धावामः, हम सभी दौड़ते हैं। ठीक है मित्रों। मोहन खाता है, मोहन एक वचन संज्ञा है, तो मोहनः। खाने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? खादति। क्यों आया खादति? क्योंकि मोहन संज्ञा है और एक वचन का करता है, तो एक संज्ञा के साथ हमेशा एक वचन की प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आती है, संज्ञा एक वचन के साथ। यह हंसता है, तो यह, एषः, यह हंसता है, या तो एषः का प्रयोग कर लीजिए, अयम का प्रयोग कर लीजिए। एषः हंसति। तुम खाती हो, तुमको संस्कृत में क्या बोलेंगे? तुम, सुनने वाली है, मध्यम पुरुष का एक वचन, तुम की गणना मध्यम पुरुष में की जाती है, तो इसका मध्यम पुरुष का एक वचन करता है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? खादसी। ठीक है मित्रों, ध्यान क्या रखना है? कर्ता जिस पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष की होती है। कर्ता जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी वचन की होती है। मध्यम पुरुष की क्रिया 3 और उत्तम पुरुष की क्रिया 3, इन तीनों के सब्जेक्ट कर्ता निश्चित है,
त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। इसके अलावा जितने भी बचे सब वो सब प्रथम पुरुष में उन सब की गणना होती है। हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नए वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।